Hey everyone, welcome back. And today we are going to do a very important chapter, that is final accounts with adjustments. So if you are new to the channel, then please make sure to hit the subscribe button and press the bell icon. And let's get started with the video. ओके सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इसके पहले हम एक वीडियो और कर चुके हैं फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट की। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, अदरवाइज़ इसकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अच्छा तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, जिसमें हमने एक इलस्ट्रेशन भी सॉल्व किया था एंड में। जितनी भी चीज़ें, जितने भी आइटम्स हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए होते हैं, ठीक है, उसका एडजस्टमेंट हमें सिर्फ एक जगह ही करना होता है। कहाँ पे? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और या फिर बैलेंस शीट में। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई आइटम दिया हुआ है, उसको सिर्फ एक जगह एंट्री करनी होती है, ट्रेडिंग, पीएल या बैलेंस शीट में से। लेकिन अगर इफ़ एनी आइटम इज़ रिटन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, ठीक है, उसी का मतलब होता है क्या? एडजस्टमेंट। अच्छा, ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई आइटम क्यों लिखा होगा? क्योंकि देखो, आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में। तो मान लो कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनने से पहले ही आपकी ट्रायल बैलेंस बन गई होगी। अब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपके जो जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उसकी एंट्री आप दोबारा से जाके जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस में तो नहीं कर सकते ना। तो उसी के लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। तो हम देखेंगे डिफरेंट आइटम्स में कैसे कैसे एडजस्टमेंट करने होते हैं। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें बाहर दी होती हैं ट्रायल बैलेंस के लिए, ट्रायल बैलेंस के बाहर दी रहती हैं, उसको हमें दो जगह लिखना होता है। ठीक है, बिकॉज द डबल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल दीज एडजस्टमेंट्स इज टू बी कंप्लीटेड इन द फाइनल अकाउंट्स इटसेल्फ। देखो, कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपने पहले जर्नल अकाउंट बना लिया। ठीक है, आपने जर्नल बनाया, जर्नल देख के हम क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं, जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ये मैंने बताया था। और इसके बाद हम समराइज़ करते हैं कहाँ? ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस देख के हम फिर क्या बनाते हैं? अपना ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह, जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं हमारे। ठीक, अब देखो, जो आपने ट्रांजैक्शंस, जो आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर वाले आइटम्स हैं, है ना, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर वाले आइटम्स हैं, उसकी एंट्री आप ऑलरेडी जर्नल में कर चुके हो, लेजर में कर चुके हो, तब उसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है। बट ट्रायल बैलेंस के बाहर जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं, मतलब उसकी कोई एंट्री नहीं हुई है, कोई भी एंट्री नहीं हुई है, तो हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो हमें उसकी दोनों एंट्रीज ट्रायल बैलेंस के बाहर ही करनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि अगर आपके ट्रायल बैलेंस के बाहर के कोई भी आइटम्स हैं, तो दे आर सपोज टू बी रिटन ट्वाइस, एक आपका ट्रेडिंग पीएल में और फिर एक बैलेंस शीट में। ठीक है, अभी कैसे कैसे एडजस्टमेंट्स करते हैं वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, अगर डबल एंट्री सिस्टम का आपको कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, तो उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक से, जो सबसे कॉमन सा होता है, बेसिक सा होता है, लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने देख लिया था इसको। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किस पे हम करते हैं? या तो कॉस्ट प्राइस पे, या तो रिलाइजेबल वैल्यू। रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है? इसकी करंट मार्केट वैल्यू क्या है, दोनों में से विच एवर इज लेस। मान लो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस थी 10,000 और इसकी रिलाइजेबल वैल्यू थी 12,000। तो हम इसको देखो, अभी आप बोल सकते हो ना कि मार्केट में तो इस पर 12,000 मिल रहे हैं, तो हम विच एवर इज़ लेस, मतलब 10,000 इज़ लेस, तो हम इसको वैल्यू 10,000 पे क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे ना स्टार्टिंग में, कंजर्वेटिज्म का, कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। वो क्या बोल, इसमें क्या होता था कि आपका जो एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं वो आप लिख सकते हो, लेकिन जो अनरियलाइज्ड गेन्स हैं उनकी एंट्री नहीं करनी है ना। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट में हम यही तो पढ़ते थे ना, कि जो लॉसेस हमें होने वाले हैं उनकी एंट्री कर लेंगे, बट जो गेन होने वाले हैं उनकी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कॉस्ट प्राइस या रिलाइजेबल वैल्यू में विच एवर इज़ लेस, उस पर क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं। अब इसको अगर एडजस्टमेंट में दिया हो तो क्या करते हैं वो देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट देखिए, जनरली द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली आप देखोगे ना ट्रायल बैलेंस के बाहर ही मिलेगा आपको, ऐसा क्यों? क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब एकदम एंड ऑफ द ईयर पे आपका कितना अंडरलाइंग स्टॉक था विच वॉज नॉट सोल्ड। ठीक है, तो वो तो आपको एंड में ही पता चलेगा, है ना, तो इसीलिए वो ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है। और अभी हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस के बाहर जो भी आइटम्स रहते हैं उनकी एंट्री
दो जगह पे की जाती है, ठीक है। तो इसको दो जगह पे हम कहाँ कहाँ दिखाएंगे, सबसे पहले तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाते थे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था। और दूसरा कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ़ द क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ही लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तब तो ऑब्वियसली एक ही जगह दिखाना है इसको, कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एसेट में दिखाना है हमें, और ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं दिखाएंगे ट्रेडिंग में, हम अज्यूम कर लेंगे कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है मतलब हमने परचेजेस से क्लोजिंग स्टॉक को ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया है, ठीक है, तो हमें उसमें क्लोजिंग स्टॉक अलग से ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बट हैव बीन लेफ्ट अनपेड ऑन द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आपका बिजनेस, मान लो आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, आपको फैक्ट्री का रेंट देना था, आपका अकाउंटिंग मतलब फाइनेंशियल ईयर कब ख़त्म होता है, मार्च में ख़त्म होता है ना। अब देखो, मान लो मार्च 2022 को आपका अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होना था, ख़त्म हो भी गया, हम मान के चल रहे हैं क्या, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल चल रहा है अगर, मतलब कि आपने मार्च का रेंट आपका ड्यू हो चुका है, बट आपने पे नहीं किया अभी तक, बात समझ रहे हो। अप्रैल आ गया है अगर, तो आपको मार्च का रेंट तो टेक्निकली दे देना चाहिए था, बट आपने दिया नहीं है, बट आपके लिए खर्चा तो हो गया ना, ड्यू हो गया, इवन इफ आपने पे ना किया हो। ऐसे एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग है, अभी बचा हुआ है, ठीक है, इट हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड बट यू हैव नॉट येट पेड इट, जब तक आपका फाइनल अकाउंट्स बने हैं तब तक आपने पे नहीं किया है। तो पहली बात खर्चा है, खर्चा कहाँ जाता है, डेबिट साइड पे जाता है। तो अब देखो इसका एंट्री क्या होती है, एडेड टू द कंसर्न्ड एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है। मतलब जो भी तरह के आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो जहाँ पे ट्रेडिंग में हम वेजेस लिखते हैं ना, उसी में ऐड कर दोगे वेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस, या सैलरीज अगर आउटस्टैंडिंग है तो अगर आपने P&L अकाउंट में सैलरी लिखा है उसी में नीचे लिख देंगे प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। तो एक तो आपका डेबिट में आ जाएगा ट्रेडिंग या PL के, और दूसरा कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे। अच्छा देखो, अब मैं बार बार ये रिपीट नहीं करूँगी कि क्योंकि हम ये सारे एडजस्टमेंट ही पढ़ रहे हैं। एडजस्टमेंट का मतलब क्या, ट्रायल बैलेंस के बाहर वाली जो एंट्रीज दी होती हैं हमें, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि सबकी एंट्री दो जगह पे होनी ही है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस पे। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, विच हैव बीन पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में ही पे कर दिए थे फॉर द नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग द करेंट ईयर इटसेल्फ। मतलब कि इसी का ऑपोजिट ले लो, ऊपर वाले एग्जाम्पल का ऑपोजिट ले लो, कि अभी मान लेते हैं फेब्रुवरी ही चल रहा है और आपने मार्च का भी रेंट पे कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, प्रीपेड, पहले से पे कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न्ड एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड PL। ऊपर हम क्या कर रहे थे, आउटस्टैंडिंग था, मतलब वो आपके लिए खर्चा था, तो आप उसको क्या कर रहे थे, ऐड कर दे रहे थे डेबिट साइड में। मान लो वेजेस लिखे हैं 10,000 के और आपके आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, तो आप इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 के और ऐड कर दोगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या है, अगर आपकी वेजेस हैं 10,000 के और आपके प्रीपेड वेजेस हैं 5,000, मतलब 5,000 आप पहले ही पे कर चुके हो, तो आप उसको माइनस कर दोगे। क्यों, ये आपके लिए एसेट वाली बात है ना, आपके लिए तो अच्छी बात है, आपने पहले से पे करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ट्रेडिंग या PL से माइनस कर देंगे और एसेट साइड में लिख देंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्यों लिख देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रीपेड एक्सपेंस आपने पहले से खर्चा अपना पे कर दिया है, तो आपके लिए इट इज़ एन एसेट। नेक्स्ट आते हैं डेप्रीसिएशन पे। डेप्रीसिएशन किसको बोलते हैं, वेयर एंड टीयर ऑफ एसेट्स को, कि अगर आपने आज कोई मशीनरी ली है 5 लाख की, तो वो वेयर एंड टीयर होके डे बाय डे उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो डेप्रीसिएशन मेरे लिए क्या है, खर्चा है। खर्चे कहाँ जाते हैं, डेबिट साइड में जाते हैं, ट्रेडिंग और PL के। डेप्रीसिएशन को हम वैसे PL में दिखाते हैं, तो PL के डेबिट में आ जाएगा सबसे पहले तो। और दूसरी चीज़ कहाँ आएगा, एग्जाम्पल दूँ अगर आपको, मान लो कोई मशीनरी है, मशीनरी है 5 लाख की, और क्वेश्चन में आपके एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि 5 लाख की मशीनरी 10% से डेप्रीशिएट हो गई। तो 5 लाख का 10% कितना, 50,000 का डेप्रीसिएशन हुआ आपका। तो 50,000 का खर्चा सबसे पहले तो आप कहाँ लिखोगे, PL में लिख दोगे डेबिट साइड में,
और उसके बाद जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट में जो एसेट साइड होता है वहाँ पे मशीन की वैल्यू लिखोगे ना, तो जब मशीन की वैल्यू आप इनर कॉलम में लिखेंगे 5 लाख की, और उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन का अमाउंट, मतलब कि 50,000 माइनस कर देंगे, फाइनल अमाउंट कितना आया आपका 4.5 लाख, जो कि आप लिखेंगे आउटर कॉलम में। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, पहली बात तो खर्चा है, खर्चा मतलब पीएल के डेबिट साइड में जाएगा, और दूसरी चीज़ क्या, बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगा, जो भी कंसर्न्ड एसेट है, जैसे कि मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है तो मशीनरी से माइनस हो जाएगा, किसी प्लांट पे डेप्रिसिएशन है प्लांट से माइनस हो जाएगा, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है फर्नीचर से माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अक्रूड इनकम पे। ठीक है, अब अक्रूड इनकम क्या होती है, रेवेन्यू दैट्स बीन अर्नड बट हैज़ येट टू बी रिसीव्ड, मतलब कि हमने ये पैसा अर्न कर लिया है लेकिन अभी हमें रिसीव नहीं हुआ। जैसे कि मान लीजिए अभी हम ऊपर क्या एग्जांपल ले रहे थे कि हम रेंट पे कर रहे हैं, नाउ यू कैन कंसिडर योर सेल्फ कि आपकी लैंड है और आपको रेंट रिसीव करना है। ठीक है, अभी मान लो मार्च चल रहा है और आपका जो भी आपने जिसको रेंट पे अपनी प्लेस दी हुई है उसने अभी तक फेब्रुअरी का भी रेंट नहीं पे किया। ठीक है, तो मार्च चल रहा है तो जाहिर सी बात है फेब्रुअरी का रेंट तो ड्यू हो चुका है ना, ड्यू हो चुका है। ठीक है, तो आपने अर्न कर लिया है, ऑन पेपर्स यू हैव अर्नड इट क्योंकि वो ड्यू हो गया है, बट इट हैज़ येट टू बी रिसीव्ड, अभी रिसीव नहीं हुआ है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, क्यों, इनकम है इसलिए। और कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाएंगे। अच्छा, अब आप ये मत सोचिएगा कि अगर रिसीव ही नहीं हुआ है, कैश मेरे हाथ में नहीं आया है, तो फिर हम दिखा क्यों रहे हैं, एंट्री क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम इंडियन अकाउंटिंग में हम कैश कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करते हैं, हम क्या फॉलो करते हैं, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है पहले। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम कैश बेसिस पे अपनी एंट्रीज नहीं रिकॉर्ड करते, जब हमारी ट्रांजैक्शंस ड्यू होते हैं ड्यू डेट के हिसाब से हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक, तो अगर मेरा रेंट ड्यू हो गया है, भले ही रिसीव नहीं हुआ, आई हैव टू रिकॉर्ड इट। और मेरे लिए रेंट अगर मुझे रिसीव हो रहा है तो क्या है, इनकम है, इनकम जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड पे आएगी पीएल के, और इनकम है तो मेरे लिए एसेट हो गया वो, तो बैलेंस शीट के भी एसेट साइड पे दिखा दूंगी मैं। नेक्स्ट है मेरा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड और अनअर्न्ड इनकम। इसी का ऑपोजिट ले लो कि इनकम रिसीव हो गई है लेकिन अभी द होल ऑफ द इनकम डजंट बिलोंग टू द करंट ईयर, मतलब कि फेब्रुअरी चल रहा है, या चलो मार्च में आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है ना, मार्च चल रहा है और आपको इनकम जो रिसीव हुई है ना वो इसके बाद अप्रैल और मई 2 महीने की एक्स्ट्रा रेंट रिसीव हो गई है। तो ये जो 2 महीने की एक्स्ट्रा रेंट रिसीव हुई है अप्रैल और मई, क्या इसे हम कंसिडर करेंगे, फिलहाल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट तो 31 मार्च को बन जाती है ईयर एंड पे। तो ये 31 मार्च तक का तो रेवेन्यू है नहीं मेरा, तो इसको क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, पीएल के क्रेडिट साइड में इनकम लिखते हैं ना, तो वहाँ से हम इसको डिडक्ट कर देंगे। क्यों, इनकम तो है देखो, लेकिन क्या इस करंट ईयर की इनकम है, नहीं, नेक्स्ट ईयर की इनकम है ना, तो नेक्स्ट ईयर में दिखा देंगे, इस ईयर में नहीं दिखाएंगे। ठीक, और उसके बाद इसको कहाँ दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। देखो अगर आप नोटिस करो सारी एंट्रीज हम 2 जगह दिखा रहे हैं, एक ट्रेडिंग पीएल में और एक बैलेंस शीट में। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, द इंटरेस्ट पेड टू ओनर्स फॉर प्रोवाइडिंग अ फर्म विद द रिक्वायर्ड कैपिटल टू स्टार्ट अ बिजनेस, वो हमें पता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जो भी ओनर्स बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं उसके बदले उनको जो इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म की नज़र से देखो, अगर फर्म की नज़र से देखो, ओनर की नज़र से मत देखना, बिकॉज हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे ना 11th में कि बिजनेस अलग होता है और उसके ओनर्स अलग होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ते थे ना कि बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स, बिजनेस अलग है और ओनर्स अलग हैं। तो अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बिजनेस के लिए तो ये खर्चा है ना, अपने ओनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना बिजनेस के लिए खर्चा है। खर्चे कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड पे दिखाते हैं, तो डेबिट साइड में दिखा देंगे। और इसको कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल, बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिखाते हैं ना वहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं ड्राइंग्स पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहली बार ड्राइंग्स क्या होती हैं, जब कंपनी के ओनर्स या बिजनेस के ओनर्स जब अपने पर्सनल काम के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से पैसे विदड्रॉ करते हैं, तो दैट इज़ ड्राइंग्स। अब देखो
इसका यही मतलब हो गया ना कि आप बिजनेस से लोन ले रहे हो, काइंड ऑफ लोन ले रहे हो। तो जैसे हम लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं वैसे ही ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक। तो जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा था, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक इनकम है। बिजनेस ने अपने ओनर्स को पैसे दिए हैं, लोन दिए हैं ड्राइंग्स के फॉर्म में, तो वो उसको क्या दे रहे हैं बदले में, इंटरेस्ट दे रहे हैं। बिजनेस में तो पैसा आ रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे पीएल अकाउंट में। पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड मतलब इनकम वाला साइड, ठीक है। और बैलेंस शीट में कैपिटल वाले पॉइंट से मतलब कैपिटल से डिडक्ट कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, लोन इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ द फर्म एंड द इंटरेस्ट ऑन सच लोन विल बी एन एक्सपेंस। अब ये लोन कौन से लोन की बात हो रही है, जो अपना बिजनेस किसी को दे रहा है उस लोन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये लोन जो फर्म ने लिया हुआ है बाहर किसी से, तो फर्म के लिए तो ये लाइबिलिटी है। अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो आपके लिए लाइबिलिटी है, और इस लाइबिलिटी पे जब आप इंटरेस्ट दोगे तो वो आपके लिए क्या है, खर्चा है, मतलब कि एक्सपेंस है। तो एक खर्चे कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आते हैं, और कहाँ पे, दूसरी जगह कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी के साइड चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए एबनॉर्मल लॉस पे। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं, इसके 2-3 टाइप्स हैं, हम एक एक करके सारे देखते हैं। पहली बात तो इट रिफर्स टू द लॉसेस विच अकर ड्यू टू सब एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जैसे कि आपका फ्लड हो गया, अर्थक्वेक, एक्सीडेंट हो गया, फायर हो गया, चोरी हो गए गुड्स, इस सब टाइप का, ठीक है। पहला इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं और एंट्रीज के साथ साथ समझेंगे, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल क्या लेते हैं, लॉस ऑफ गुड्स। गुड्स वर्थ 20,000 वर बर्न्ट बाय फायर, 20,000 के गुड्स क्या हुए, जल गए। एंड अ क्लेम ऑफ 70% हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। मतलब देखो मैं साइड में लिख देती हूँ, 20,000 के आपके टोटल गुड्स थे, ठीक है, और आपके इंश्योरेंस क्लेम से आपको 70% का क्लेम हासिल हो गया है, मतलब 30% का आपका लॉस हुआ। अब देखो इसकी एंट्री करती हूँ मैं पहले। अभी अगर आपके सिर्फ गुड्स फायर में जल गए थे तो उसकी एंट्री सबसे पहले क्या होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। जो भी हमारे गुड्स चैरिटी में चले जाते हैं या फिर मान लो किसी एबनॉर्मल लॉस में चले जाते हैं, उसको हम क्या परचेजेस से ही डील करते हैं, ठीक। अमाउंट कितना है इसमें, 20,000 और 20,000, ये मेरी पहली एंट्री हो गई। इसके बाद हमें क्या देखना है, 70% क्लेम हमें मिल गया है, 20,000 का 70% कितना होगा, 14,000। अगर हमें 20,000 में से 14,000 मिला है, मतलब कि 6,000 नहीं मिले हैं, 30% का लॉस हो गया ना। 30% कितना हुआ इसका, 6,000 का लॉस हो गया। अब इसकी एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, ठीक है। लॉस बाय फायर को ऊपर हमने डेबिट किया था, अब उसको क्रेडिट कर देंगे हम, कितना, 20,000 से, 20,000 से इसको क्रेडिट कर दिया। और इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितना पैसा मिला है, 14,000 रुपये, 14,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिले हैं, इसको लिख देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में क्यों गया है, क्योंकि हमारा 6,000 का लॉस हो गया है, ठीक। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, एंट्री समझ में आ गई। अब देखो ट्रीटमेंट इसका बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, एक सेकंड, 20,000 will be deducted from purchases on the debit side of the trading account। क्यों, ट्रेडिंग में हम परचेजेस लिखते हैं ना। अब देखो अगर मेरे गुड्स ही मतलब जल गए तो अब गुड्स तो नहीं बचे ना, तो गुड्स तो मेरे कम हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड से हम गुड्स कम कर देंगे 20,000 से। इसके बाद क्या करेंगे, 6,000 विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों, 6,000 का लॉस हो गया मेरा सीधा सीधा यहाँ पे, तो ये क्या है, लॉस, क्या सारे एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, पीएल के डेबिट साइड में। तो इसको कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड पे दिखाएंगे पीएल के। और 14,000 जो हमें रुपए मिल गए हैं वापस, इसको कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बात समझ में आई। तो पूरे 20,000 की एंट्री हो गई। 20,000 में से 6,000 आपका, पहले तो आपने पूरे 20,000 परचेजेस से कम कर दिए। क्यों, आपके गुड्स पूरे जल गए, मान लो एक्सीडेंट में किसी और तरह से भी अगर चले जाते हैं तो आप उसको परचेजेस से माइनस कर दोगे, और उसके बाद जितना भी लॉस हुआ है वो डेबिट साइड पीएल में दिखाओगे, जो पैसे हासिल हो गए हैं इंश्योरेंस कंपनी से उसको एसेट में दिखा दोगे। नेक्स्ट लॉस हो सकता है हमारा
फिक्स्ड एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट्स का लॉस मतलब कि कोई मशीनरी, कोई प्लांट, उसी का लॉस हो गया पूरा पूरा। ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम, द लॉस विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पीएल। पहली चीज़ तो लॉस है तो पीएनएल के डेबिट में तो दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। और जो भी एसेट का लॉस हुआ है ना, उसकी वैल्यू में से उसे डिडक्ट कर देंगे एसेट साइड पे। मतलब कि मान लेते हैं अगर मशीनरी मेरे पास थी 10 लाख की, और उसमें से 5 लाख की मशीनरी जल गई, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे लॉस बाय फायर करके, और 5 लाख की मशीनरी माइनस कर देंगे। कहाँ पे, एसेट साइड में, बैलेंस शीट में। बात समझ में आई। और बाकी 5 लाख का जो लॉस है मेरा, वो पीएनएल में भी दिखाएंगे डेबिट साइड पे। नेक्स्ट आते हैं चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। अच्छा, ये सारे गुड्स के फॉर्म में भी हम दो तीन एग्जाम्पल्स इसी के देखेंगे। चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स मतलब क्या, कि आपने गुड्स एज ए चैरिटी बांट दी है, ठीक है। तो अब देखो, अगर बात देखो तो थोड़ी बहुत बात ऊपर वाली सेम है, बस ऑब्वियसली आपको चैरिटी में गुड्स देने पे इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, अदरवाइज आपका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट सेम रहेगा। यहाँ पे भी क्या हुआ था, आपका गुड्स का लॉस हो गया था फायर में, तो आप परचेजेस से माइनस कर दिया था आपने। वही मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपके गुड्स चोरी भी हो जाते तो भी आप उसको परचेजेस से माइनस करते। यहाँ पे अगर आपने चैरिटी में भी गुड्स दे दिए हैं तो भी आप क्या करोगे, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेजेस बिकॉज इट रिड्यूसेस द गुड्स। देखो, किसी भी एंगल से अगर आपके गुड्स कम हो रहे हो, चोरी हो गई हो, या फ्लड में, अर्थक्वेक से, किसी भी वजह से फायर हो गई हो, या फिर आपने चैरिटी में गुड्स दे दिए हो, कुछ भी और ऐसा हुआ हो, तो आपके गुड्स तो इवेंचुअली कम हो गए ना, तो परचेजेस से क्या करोगे, डिडक्ट कर दोगे। इसके बाद क्या करेंगे, इट रिड्यूसेस द गुड्स परचेज फॉर रीसेल, एंड ऑन द अदर हैंड इट विल ऑल्सो बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये बिजनेस एक्सपेंस है। अगर आप चैरिटी कर रहे हो तो वो बिजनेस के लिए तो खर्चा है, इट्स अ बिजनेस एक्सपेंस, और सारे एक्सपेंसेस हम कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। नेक्स्ट आते हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस। एक होता है फ्री सैम्पल देना, ऊपर क्या था, चैरिटी। चैरिटी इज़ डिफरेंट, चैरिटी करना, डोनेशन करना, ये तो आप दान कर रहे हो, ठीक है। फ्री सैम्पल इज़ अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग, है ना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा वो छोटे छोटे 1-2 रुपए के सैशेट्स वगैरह जैसे कई बार फ्री में दे देते हैं ना, वो क्या होता है, वो चैरिटी नहीं दे रहे हैं, वो आपको इसलिए देते हैं कि आप एक बार यूज़ कर लो, उसके बाद इफ़ यू आर लाइकिंग इट तो आप बाद में प्रोडक्ट, उनका फुल साइज़ प्रोडक्ट खरीद लोगे। बट बात अभी भी वही है, अगर आप फ्री सैम्पल में भी गुड्स दे रहे हो तो आपके गुड्स तो कम हो गए ना, तो क्या करेंगे, इसको परचेजेस से डिडक्ट कर लेंगे, सेम वही ऊपर वाली बात। और क्योंकि ये भी हमारे लिए एक बिजनेस एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस पीएल में जाते हैं, तो इसको भी हम डेबिट साइड में लिख देंगे। तो देखो, इसकी और इसकी सेम ही एडजस्टमेंट एंट्री है। नेक्स्ट आते हैं ड्राइंग्स इन गुड्स। ड्राइंग्स इन गुड्स मतलब कि देखो, ऊपर हमने एक पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब बिजनेस के ओनर्स बिजनेस से पैसा निकालते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स, मतलब व्हेन इट इज़ फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। इफ़ द ओनर इज़ विदड्रॉइंग एनी गुड्स फॉर द पर्सनल यूज़, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स एंड गुड्स, ठीक है। कि जो ओनर था वो फर्नीचर ले गए, गुड्स ले गए, ठीक है। तो ड्राइंग्स एंड गुड्स हो रही है, फर्नीचर नहीं, वो फिक्स्ड एसेट में आ जाएगा आपका। तो अगर आपके जो ओनर्स हैं वो गुड्स के फॉर्म में ड्राइंग कर रहे हैं तो भी आपके गुड्स तो कम हो रहे हैं, तो आप परचेजेस में से उसको माइनस करेंगे, और क्या करेंगे, दूसरा चीज़, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्यों, क्योंकि हम ड्राइंग्स जो होती हैं वो कैपिटल अकाउंट से ही तो माइनस करते हैं ना, मतलब आपके कैपिटल वाले हेड से ही तो माइनस करते हैं, तो लाइबिलिटी साइड में जहाँ कैपिटल लिखते हैं उससे आपका ड्राइंग्स वाला अमाउंट माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यूज़ ऑफ गुड्स इन बिजनेस। अगर आपने गुड्स को बिजनेस में ही यूज़ कर लिया तो भी परचेजेस से कम कर दोगे, किसी भी तरह से देखो गुड्स का यूज़ हो रहा है, परचेजेस से उसको कम कर दोगे। और दूसरी चीज़ कहाँ, उसको दिखा दोगे आप एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। वाई, बिकॉज अगर आपने यूज़ कर लिया तो आप इसको खर्चे में नहीं दिखा सकते कि आपने पीएल में खर्चे में दिखा दिया। क्यों, आप तो बिजनेस में यूज़ कर रहे हो ना उसे, तो यू आर यूजिंग इट एज एन एसेट, तो फिर आप इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखा दोगे। नेक्स्ट आते हैं 15th इम्प्लाइड इंटरेस्ट। अच्छा देखिए, अभी एडजस्टमेंट्स ठीक ठाक है, तो मैं बस चाह रही थी कि हम लोग सारे इंक्लूड कर लें, इसके बाद एक पार्ट 2 भी बनाऊंगी मैं इसका, जिसमें हम कुछ कुछ मेन एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे जिसमें बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे बैड डेट्स रिजर्व का प्रोविजन्स ऑन डेटर्स, प्रोविजन ऑन क्रेडिटर्स, ये जब साथ में आ जाते हैं ना, इंडिविजुअली तो कर लेते हैं, जब साथ में आ जाते हैं तो बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में बैड डेट्स वगैरह के सारे रिजर्व्स करेंगे हम, और एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे कि आपको थोड़ा हैबिट हो कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। अब इम्प्लाइड इंटरेस्ट देखते हैं हम। इम्प्लाइड इंटरेस्ट क्या होता है, आइए पढ़ते हैं।
Sometimes trial balance include loan account carrying a specified rate of interest. In such a case, it is necessary to calculate the interest even if nothing is mentioned in the adjustments above the interest. ठीक है, देखो कई बार क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में आपको लोन दिया होता है किसी स्पेसिफिक तरीके का, हाँ, और उसमें कोई स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे लिखा होता है ना, ऐसे 10% लोन टाइप का लिखा हुआ है, 10% डिबेंचर्स वगैरह जैसे लिखते हैं उस टाइप का। लेकिन आपके एडजस्टमेंट में स्पेसिफिकली कोई एंट्री नहीं दी हुई है। तो इफ़ नो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस, अगर मान लो कि अगर 10% लोन लिखा है तब तो ठीक है, आपको पता है कि अगर 1 लाख रुपए का, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का लोन है और आपको 10% इंटरेस्ट दिया, तब तो आप निकाल लोगे। बट if no amount of interest is shown in the trial balance, the full amount of interest will be treated as outstanding। ठीक है, क्यों? देखो मान लेते हैं 10% लोन था 1 लाख का, अगर उसमें से कुछ पार्ट आपने ट्रायल बैलेंस में लिख दिया होता, ठीक है, तो हम उतना कंसिडर कर लेते कि उतना पेड है। अगर कुछ भी ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है तो हम क्या मान के चलेंगे, 10% लोन अगर 1 लाख का लिखा है ना, और उसके बाद इंटरेस्ट की कोई बात नहीं की गई है ट्रायल बैलेंस में, तो हम मान के चलेंगे कि पूरा पूरा इंटरेस्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग है। और अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो उसकी एंट्री क्या होगी, नॉर्मली जैसे कि इंटरेस्ट है हमारे लिए तो क्या है, एक्सपेंस है, तो हम उसको P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? These are the certain expenditures which are revenue in nature but benefit of which is likely to be derived over a number of years. A benefit of such an expenditure generally lasts between 3 to 7 years. अच्छा, अब पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो आपको पता होगा, एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि आपने मशीनरी खरीदी, लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी। एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो डे टू डे वाले खर्चे होते हैं आपके, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देना, वर्कर्स को वेजेस देना, रेंट वगैरह पे करना। ठीक है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी इन्होंने बोला, इसका जो बेनिफिट होता है ना, कुछ सालों तक डेराइव होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हम पैसे खर्च करते हैं। अब आप ऐसे सोचो, आपने कोई प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका बहुत हैवी एडवर्टाइजमेंट किया आपने। ऐसा नहीं होता ना कि आपने आज एडवर्टाइजमेंट किया और उस एडवर्टाइजमेंट का आपको आज ही रिजल्ट मिल गया। हो सकता है आपको उस एडवर्टाइजमेंट का रिजल्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल, काफ़ी टाइम तक मिलता रहेगा। तो ये क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, तो मान लीजिए आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किया है 1 लाख रुपए का। ठीक है, 1 लाख रुपए का अगर आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किया है तो यू नीड टू मेक अ टेंटेटिव गेस वर्क कि अच्छा 4 साल तक आप इसका बेनिफिट्स रीप कर सकते हो, 4 साल तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 लाख को करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद 4 साल तक इसकी वैल्यू बाइफरकेट करते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, एज सच द होल ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पूरा पूरा 1 लाख नहीं डाल दोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, उसको जितने साल आप उसका बेनिफिट उठा रहे हो, हर साल आपको उतना उतना अमाउंट P&L अकाउंट में डालते रहना है। ठीक है, but spread over the years for which the benefit is likely to last. Thus, only a part of such expenditure is taken to profit and loss account every year, and the unwritten off portion is allowed to stand on the asset side of the balance sheet. अभी देख लो, मैं यहीं पे जो एग्जाम्पल दे रही थी आपको, 1 लाख रुपए का आपने पूरा खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट का, और आपको पता है 4 साल तक वो आपको बेनिफिट दे के जाएगा। ठीक है, तो 1 साल मतलब 1 साल में आपको कितना बेनिफिट हुआ, 1 साल में आपका कितना खर्चा हुआ, 25,000 का। तो हर साल आप 25,000 रुपये कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। एक्सपेंडिचर है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे डालेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के यहाँ पे देखो लिखा है डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 25,000 ही डालेंगे। अब देखो पहले साल क्या हुआ, आपने 25,000 डाला, अभी भी कितना बचा हुआ है, 75,000। तो बचे हुए 75,000 क्या है, आपके लिए एसेट है, तो वो आप डाल दोगे एसेट में। सेकेंड ईयर में क्या करोगे, फिर से आपने 25,000 खर्चे में डाला, अब कितना बचा हुआ है, 50,000। अगले साल आप 50,000 एसेट में डाल दोगे। उसके अगले साल फिर से आपने 25,000 डाला अपना डेबिट साइड P&L में, अब आपके पास कितना लेफ्ट ओवर अमाउंट है, 25,000, ये डालोगे एसेट में। और फोर्थ ईयर लास्ट में आपके पास 25,000 फिर से आपने खर्चे में डाला, और अब आपके पास यहाँ पे एसेट में क्या बचा,
कुछ भी नहीं बचा। ठीक, 4 साल तक आपको इसके बेनिफिट्स लेने हैं, तो इसकी एंट्री पूरी पूरी एक ही बार में पीएल में नहीं करनी है। नेक्स्ट आते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी पे। कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? जो कि अभी ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं है, बट किसी स्पेसिफिक इवेंट के हैपनिंग पे, कोई स्पेसिफिक इवेंट होगा तब आपकी ये लाइबिलिटी बाहर आ जाएगी। जैसे कि मान लो बिजनेस का कोई केस चल रहा है, अब अगर बिजनेस वो केस हार जाता है, कंपनी वो केस हार जाती है, तो कुछ सर्टेन अमाउंट ड्यू होता है, उन्हें पे करना पड़ेगा। बट वो तो पैसा तब ड्यू होगा ना, तब पे करना पड़ेगा जब बिजनेस केस हार जाता है। तो इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन अ सर्टेन इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन अ सर्टेन इवेंट। अब आपको उस इवेंट का पता नहीं है ना कि वो क्या होगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। ऐसी चीज़ों को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स में, एज अ फुट नोट बैलेंस शीट के नीचे बस दे देते हैं। बैलेंस शीट बना दोगे, बैलेंस शीट में ट्रेडिंग पीएल में कहीं भी कुछ भी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एंड में एक फुट नोट लिख देना है कि अच्छा इतने 10 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की, वॉट एवर द अमाउंट इज़, इतने की हमारी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। नेक्स्ट आते हैं 18th पॉइंट, क्या है हमारा, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट आज हम सारे पॉइंट्स कर लेते हैं। बस वो आई रियली वांट कि वो बैड डेट्स वाले टॉपिक बचे रहें, ताकि वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो ये बेसिक टॉपिक्स हैं, इसको बस जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। अब देखो क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, मैनेजर है, मैनेजर अपना सैलरी, अपने वेजेस तो ले ही रहा है, और कई बार क्या होता है नेट प्रॉफिट में भी वो सर्टेन अमाउंट एज अ कमीशन रिसीव करते हैं। उसी को बोलते हैं क्या, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बिफोर कमीशन, बिफोर प्रॉफिट और आफ्टर प्रॉफिट वाला। Sometimes in addition to the regular salary, the manager is entitled to a commission on net profit. This is done to induce him to take more interest in the business. Okay. Since the commission is always calculated at the end of the accounting period, it is treated as outstanding expense. देखो, अगर हम नेट प्रॉफिट पे मैनेजर का कमीशन निकाल रहे हैं, नेट प्रॉफिट कब निकालते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, है ना। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो मैनेजर्स कमीशन हमेशा आपका एडजस्टमेंट की एंट्री में ही आएगा। तो अगर मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए मतलब बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है। खर्चे कहाँ आएंगे, डेबिट साइड में, पीएल के डेबिट साइड में आएंगे, एंड इट विल ऑल्सो बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी भी होगी, आउटस्टैंडिंग खर्चा है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे, लाइबिलिटी साइड में आएंगे। नेक्स्ट आते हैं, समटाइम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसको मैंने एक एग्जाम्पल से बता दिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब आप कोई मशीनरी वगैरह खरीदते हो, मशीनरी प्लांट कुछ ऐसा खरीद रहे हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी मैंने ऊपर वही जो एक्सप्लेन किया था। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। वेजेस इंक्लूड 5,000 स्पेंट ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। अब देखो, बस इतना ही देखना अभी। वेजेस वाला जो पार्ट है उसमें 5,000 रुपये कौन से इंक्लूडेड है, इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीन। अच्छा, जब भी कोई न्यू मशीन आती है, मान लो आपने मशीन खरीदी है 50,000 की, और इसको इंस्टॉल करने में 5,000 रुपये के खर्चे अलग हुए हैं, तो आपको पता होगा कि मशीन को इंस्टॉल करने में जो खर्चे लगते हैं उसको हम मशीन की कॉस्ट में ही इंक्लूड करते हैं, अलग से एक्सपेंसेस नहीं लेते। तो हम मशीन की कॉस्ट को ही 55,000 में मान लेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर था। ये 5,000 का जो खर्चा किया मैंने इंस्टॉलेशन का, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए था, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेजेस में हमने 5,000 ये भी इंक्लूड कर लिए जो इंस्टॉलेशन में थे, जो कि नहीं करने चाहिए थे, है ना। तो पॉइंट क्या था, समटाइम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर आपने ऊपर ये गलती कर दी है तो इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे, बस इसको ऑपोजिट कर दो। इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द मिस्टेक 5,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम वेजेस। आपने वेजेस में ऐड कर दिए थे ना, तो बस वेजेस से माइनस कर दो, और मशीन में जो आपने ऐड नहीं किए थे मशीन में ऐड कर दो, बात खत्म। जहाँ पे आपने गलती से ऐड किया था वहाँ से माइनस कर दोगे, जहाँ पे ऐड करना था वहाँ पे वापस से ऐड बैक कर दोगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। आपने गुड्स बेच भी दिए, डिस्पैच हो गए हैं, लेकिन आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ओमिट हो गया लिखना, आप रिकॉर्ड करना जर्नल वगैरह में मिस कर दिया आपने। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, गुड्स आपने सेल किए हैं, अगर सेल कहाँ लिखते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो ऑन वन हैंड इट विल बी एडेड टू द सेल्स में ऐड कर दोगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और देखो,
क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होता है ना, तो हम मान के चलते हैं कि ये कैश सेल्स नहीं है, क्रेडिट सेल्स है। क्रेडिट पे अगर आपने सामान बेचा है, मतलब उधार पे सामान बेचा है, तो आपने क्या बढ़ा ली अपने लिए? डेटर्स। डेटर्स बढ़ा लिए ना। जब आप उधार पे सामान दोगे मतलब डेटर्स बढ़ गए। डेटर्स कौन? जो आपको पैसे वापस करेंगे। तो आपके डेटर्स कहाँ होते हैं? एसेट साइड पे होते हैं। एंड आपके डेटर्स क्या होंगे? बढ़ जाएंगे उतने अमाउंट से। एक तो सेल्स बढ़ जाएगी क्योंकि आपने गुड्स बेचे हैं, और गुड्स आपने कैश में नहीं बेचे हैं, क्रेडिट पे बेचे हैं, तो आपके डेटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स परचेज्ड एंड इंक्लूडेड इनटू स्टॉक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। वही ऊपर सेल्स का था, इसमें परचेजेस का है। गुड्स आपने परचेज कर लिए हैं, स्टॉक में भी आपने लिख लिया है अपने, लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए। सिंपल सी बात है, गुड्स परचेज थे, परचेज किया था, परचेजेस में ऐड कर दोगे। और कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर से हम अज्यूम करेंगे कि इट वॉज अ क्रेडिट परचेज, कैश में नहीं परचेज किया था, उधार पे खरीदे थे गुड्स। और उधार अगर हमने लिया है मतलब कि हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में जहाँ क्रेडिटर्स होंगे उनमें ऐड बैक कर देंगे उतना अमाउंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मतलब जो डेटर्स आपको बिल्स रिसीवेबल देते हैं कि आप अपना, मतलब उन्होंने आपको बिल दे दिया सपोज 20,000 का, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, मतलब आपको वो पैसे नहीं मिल पाए। तो देखो, आपको बिल जब मिला होगा तो आपने डेटर्स का अमाउंट कम कर दिया होगा, है ना, कि उस डेटर ने आपको पैसे दे दिए हैं तो आपने डेटर्स का अमाउंट कम कर दिया था। बट अब वो बिल डिसऑनर हो गया है, तो आप वापस से क्या करोगे? डेटर्स का अमाउंट बढ़ा दोगे। तो सिंस मोर अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम डेटर्स बिकॉज ऑफ द डिसऑनर ऑफ द बिल रिसीव फ्रॉम देम, the amount of debtors will be increased on the asset side of the balance sheet. Also the amount of bills receivable will be reduced. बिल्स रिसीवेबल वाला अमाउंट हम रिड्यूस कर देंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब बिल डिसऑनर हो गया तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल का मतलब क्या? देखो, कई बार क्या होता है ना, देखो, समटाइम्स गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। इसका क्या मतलब होता है? अगर कस्टमर को गुड्स पसंद आए तो वो खरीदेगा, नहीं पसंद आए तो वो नहीं खरीदेगा, रिटर्न कर देगा। इफ द गुड्स आर लाइक्ड बाय हिम ही मे कीप देम, एंड इफ दे आर नॉट लाइक्ड बाय हिम ही मे रिटर्न इट। ठीक है, रिटर्न बेसिस या अप्रूवल बेसिस बोलते हैं इसको। तो ऐसे में हम तब तक इसको सेल नहीं कंसिडर करते जब तक वो अपना कंसेंट ना दे दे। सच गुड्स कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ सेल अनलेस कंसेंट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इन सच the goods have been recorded as actual sale and no consent has been received up to the end of accounting period, there has to be an adjustment entry made। मतलब क्या? देखो, गुड्स ऑफ सेल ऑन अप्रूवल का मतलब क्या? मैंने अभी गुड्स दे दिए हैं अब कस्टमर को, कह सकते हैं कि सैम्पल के बेसिस में दिए हैं, या उसको अगर पसंद आएगा वो रखेगा, नहीं पसंद आएगा वो रिटर्न कर देगा। तो जब तक वो अपना कंसेंट नहीं देता मुझे सेल नहीं लिखनी है। लेकिन मान लीजिए कि मैंने गलती से सेल रिकॉर्ड कर ली है, द गुड्स हैव बीन रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है लेकिन अभी कंसेंट नहीं मिला था। ठीक है, तो ऐसे में मुझे एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी। क्या एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी मुझे? अगर मैंने अपनी सेल बढ़ा ली थी या लिख लिया था जो कि एक्चुअल सेल नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली मैं सेल क्या करूँगी? माइनस कर दूंगी उतने अमाउंट से। सेल्स विल बी रिड्यूस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। और क्या होगा? डेटर्स जो मैंने बढ़ा लिए होंगे अपने, अब मैंने उसको गुड्स बेचे हैं तो वो मुझे पैसे भी देगा बाद में। पैसे देगा मतलब अभी के लिए मेरे लिए क्या हो गया? वो डेटर हो गया। तो मैंने डेटर भी तो बढ़ा लिया होगा ना अपना, तो अब मैं क्या करूँगी? डेटर को भी कम कर दूँगी। एक तो सेल को कम कर देंगे और दूसरा क्या करेंगे? डेटर्स विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। ठीक है, इसके बाद क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स लाइंग विद द कस्टमर विल बी कैलकुलेटेड एंड देन ट्रीटेड जस्ट लाइक द क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, वो तो नॉर्मल सी बात है कि जितना गुड्स कस्टमर के पास पड़ा है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट हमने ऊपर देख ही लिया था। लास्ट पॉइंट है हमारा आज का फाइनली, ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स। जब हम अपना कोई भी प्रॉफिट वाला अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक, अब देखो, रिजर्व में हम कब ट्रांसफ़र करते हैं? मोस्टली प्रॉफिट वगैरह हमें पता चल जाता है तभी ट्रांसफ़र करते हैं, इसीलिए इसकी एंट्री हमेशा एडजस्टमेंट में लिखी होती है। तो it is an appropriation and it is not a charge on net profits. As such, the net profits are first brought down and then the amount transferred to reserve fund and shown on the, वही जो मैं बता रही थी कि पहले नेट प्रॉफिट आपका ब्रॉट डाउन करते हैं, उसके बाद जो आपका रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र होता है इसको कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट एज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट, और रिजर्व फंड आपका बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आता है। ठीक है, जो आपका कैपिटल वाला साइड आता है, कैपिटल लाइबिलिटी साइड वहाँ पे आता है।
इसके बाद अभी जो हमारे कुछ बहुत मेजर एडजस्टमेंट्स बचे हुए हैं वो हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, जैसे बैड डेट्स वगैरह। और एक इलस्ट्रेशन देखेंगे कि आपको क्वेश्चन करने की अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर इतने पोर्शन में आपको कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।